वहाँ बाबा जी ने उनको बुलाया और पर्चा लिख दिया, उनको बुला करके हजारों लोगों में से। सभी डॉक्टरों को भी दिखा दिया था, डॉक्टरों ने सब रिपोर्ट नॉर्मल बताई। यहाँ एम्स में भी दिखाया था, बहुत भयंकर तांत्रिक क्रिया है। फिर उसको लकड़ी के बीच में रख के पोटेशियम का आसपास ढेर लगा दिया, पुतले को उस पर रख के। ठीक है, मुस्लिम समुदाय में भी ये खूब है। वहाँ कुछ मामलों में तो हिंदुओं से ज़्यादा भयंकर है। 20 साल लगेंगे बस, और 20 साल में विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में चमकेगा भारत, सिर्फ 20 साल में। प्रणाम आचार्य जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 वर्ष हो गए सुनते हुए, बहुत परिवर्तन है। धन्यवाद इसलिए भी कि मैं बदला, और धन्यवाद इसलिए भी कि अगर मैं नहीं बदलता जो नहीं कितनी हानि करता। बहुत बहुत धन्यवाद है, साष्टांग प्रणाम करके आपको धन्यवाद देता हूँ। तो एक ऐसा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप मार्गदर्शन दें। आचार्य जी, एक महिला को मेरे पास में लेकर के आए थे, उसको पूरे शरीर में सूजन हो जाती थी और उसको पूरे शरीर में सुइयां सुइयां चुभती थी। सभी डॉक्टरों को भी दिखा दिया था, डॉक्टरों ने सब रिपोर्ट नॉर्मल बताई। यहाँ एम्स में भी दिखाया था, अच्छी नहीं हो रही थी। फिर उसको लेकर के हमारे पास में आए। अब मेरे पास में लेकर के आए हैं तो उनके मन में था कि कुछ तंत्र वंत्र है, लेकर के आए। उनकी स्थिति देखी और मैंने कहा कि हाँ, बहुत भयंकर तांत्रिक क्रिया है और तुमको 3 प्रेत आत्मा लगी हुई, हटाना पड़ेगा। बोले हाँ हटाओ। मैंने ठीक है, कल सुबह आओ। शनि का एक वो कपड़े का एक पुतला हमने बनाया, वो महिला के ऊपर से उतारा। मैंने कहा तुम्हारी सारी आत्मा इस पुतले में आ गई। फिर उसको लकड़ी के बीच में रख के पोटेशियम का आसपास ढेर लगा दिया, उस पुतले को उस पर रख के, और उनको घी बता करके मैंने ग्लिसरीन दे दिया और मैंने मंत्र पढ़ने का नाटक। मैंने गीता के श्लोक बोले और वो ग्लिसरीन घी के रूप में डलवा दिया। पोटेशियम और ग्लिसरीन मिला, उसमें आग लग गई। वो महिला बेहोश हो गई। बोले मैं गई, अब मैं कभी नहीं आऊंगी, ऐसा बोल के वो बेहोश हो गई। पानी वानी छीटा, उनको उठाया। वो बोली मेरे को बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि हाँ वो बाधा थी, वो जल गई। ठीक है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ, ना तो सूजन आ रही है, ना सुइयां चुभ रही हैं, रात को नींद भी अच्छी आ रही है, सब बढ़िया है। दवाइयां भी बिल्कुल अब खत्म जैसी हो गई। 2.5-3 महीना हो गया। पहले मैं ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब मैं ऐसा करने लगा कि अब मैं अपनी पोल खोल देता हूं। मैंने कहा कि ये पोटेशियम और ग्लिसरीन करके मैंने पुतले में ये सब बताया, ऐसा कुछ भी नहीं था तुमको, ना कोई जादू टोना था, ना कोई प्रेत था, कुछ भी नहीं था। तुमको ऐसा लगता था। और देखो ये ग्लिसरीन, ये पोटेशियम, ये इससे आग लग गई थी। वो चुप चले गए चुपचाप। फिर 10 दिन बाद उनको वही तकलीफ फिर खड़ी हो गई। मन की ये कैसी दशा हो जाती है कि वो अपनी मान्यता पर ही उस पर अड़ी है। और क्या मैंने ये सच बता करके गलती कर दी? क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि एक संभावना है कि अगर ये सत्य बता देंगे तो उनके मन में एक चीज, एक बात उठाई जा सकती है कि जब कुछ नहीं था तो फिर तबीयत क्यों खराब थी। जो कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी ओर से अच्छा ही कर रहे हैं। अगर स्थिति यहाँ पर लाई जा सकती कि वो महिला आपसे खुद आकर के कहती कि स्वामी जी कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया था, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा मौका होता उनको बताने का कि हाँ भ्रम ही था। देखिए पुरानी बोध कथाएं होती हैं ना,
तो उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी से कोई सवाल पूछा, मान लीजिए किसी शिष्य ने गुरु से ही सवाल पूछ लिया और गुरु चुप रह जाते हैं, और 3 महीने बाद कोई ऐसा मौका लगता है जब वो फिर उसका जवाब देते हैं। 3 महीने बाद, 3 महीने तक उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, फिर एक दिन एक विशेष उन्होंने मौका देखा, स्थितियां अनुकूल देखी, तो उन्होंने जवाब दिया। वास्तव में कुछ बातें सिर्फ तभी कही जानी चाहिए जब उन्हें सुनने वाला स्वयं ही थोड़ा सा तैयार हो गया हो। पूरी तैयारी तो कभी किसी की नहीं होती, पूरी तैयारी हो जाए तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर थोड़ा सा तो दरवाज़ा खुला हो ना, इतना खुला हो दरवाज़ा कि कम से कम उसमें अपनी हम एक टांग फंसा सकें। दरवाज़ा सुनने वाले ने पूरा ही बंद कर रखा है, उस वक्त उससे बात करना लाभप्रद नहीं होता, भले ही आप उससे ऊंची से ऊंची बात करें। और अगर मौका सही हो, समय सही हो, उस समय बात अगर हल्के में भी बोल दी जाए तो भी बात अपना असर कर जाती है। आपने जो उनको बताया, वो बताने से पहले उनका दरवाज़ा थोड़ा सा खुलवा लेना था, बोध साहित्य के द्वारा। पुरानी कथाएं तो कहती हैं कई बार कि 1-1 साल बाद तक, और बोध कथाएं ही नहीं, आप अकबर बीरबल की भी अगर पढ़ेंगे कहानियां तो ऐसी बहुत मिलेंगी कि अकबर ने बीरबल से कुछ पूछा और बीरबल ने कहा कि जहां पना मौका आने पर जवाब दूंगा, और 3 दिन बाद अकबर बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे, और तब एक ऐसा अवसर देखा बीरबल ने कि एक कोई नाविक है, वो नाव खे रहा है और कुछ हो रहा है, तब बीरबल ने कहा कि ये मौका सही है, अभी समझा पाऊंगा, तो फिर अकबर को जवाब दिया। तो वो जो सही समय होता है ना, वो बहुत आवश्यक होता है। सही समय नहीं है तो उच्चतम शब्द भी निष्फल हो जाते हैं। और सही समय माने मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनने वाला एकदम ही तैयार हो गया है, पर सुनने वाले की थोड़ी सी तैयारी करानी जरूरी होती है। जैसे कि आप जब व्यायाम करने जाते हो और इतनी ठंड है, और मान लीजिए 7 या 6 डिग्री तापमान हो, और उसमें आप अचानक से जा कर के सो रहे थे आप, और एकदम ठंडा शरीर है, सुबह सुबह है, और 6 डिग्री तापमान है, और आपने जाके अचानक से भारी वजन उठा लिया, तो उसमें चोट लग सकती है। तो पहले 5-10 मिनट शरीर को आदमी थोड़ा गर्म करता है, खींचता है, और फिर कहता है वजन उठाओ। वैसे ही सुनने वाले को थोड़ा तैयार करना ज़रूरी होता है। अगर उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण संतों के जो दोहे हैं मन पर और माया पर, अगर हम उनसे ये कह पाते कि देखिए ये प्रेतात्माएं जा तो रही हैं, पर ये जाते जाते हमसे कह गई हैं कि हम पूरी तरह तभी जाएंगे जब ये देवी जी मन और माया पर रोज एक दोहा पढ़ेंगी, समझेंगी, याद करेंगी और 5 और लोगों को समझा कर आएंगी, तब प्रेत बाधा पूरी तरह कटेगी। और बात तो आप ही कर रहे हैं प्रेतात्माओं से, तो प्रेतात्माएं आपसे कुछ भी बोल सकती हैं भाई। सतोगुणी आत्मा भी तो हो सकती है, कोई अच्छा आदमी मरा था, उसकी प्रेतात्मा रही होगी, रहा होगा कोई कबीर प्रेमी। तो सरकार मैं जा तो रहा हूं अभी, पर पूरी तरह नहीं जा रहा हूं। 3 महीने तक मन और माया पर रोज एक दोहा खुद भी याद करिए और 5 लोगों को समझाइए, तब जाकर के इससे आपको प्रेत बाधा से अंतिम मुक्ति मिलेगी। 3 महीने तक मन और माया पर दोहे श्लोक सुनने और समझाने के बाद वो महिला इस स्थिति में आ जाती
कि फिर वो खुद ही थोड़ा शक करके आपसे पूछती कि एक बात बताइए स्वामी जी, और तब आप इशारे में कह देते कि आपको जो लग रहा है ठीक लग रहा है, बस बात हो जाती। अभी आपने उनको कोल्ड स्टार्ट दे दी, अचानक झटका दे दिया, तो वो फिर अपना, उन्हें बुरा भी लगा होगा, धोखे जैसा भी लगा होगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, तो वो अपने प्रपंच में वापस लौट गई। थोड़ा थोड़ा करके तैयार करके फिर ये करते तो शायद बेहतर लाभ मिलता। देखिए, ज़्यादातर लोग जिन्हें ये भूत बाधा प्रेत बाधा सताती है वो अशिक्षित वर्ग से आते हैं और बड़े दमित वर्ग से आते हैं। तो दो बातें होती हैं। पहला, दमन के कारण उनके भीतर बहुत सारा कष्ट इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा, जिसे वो व्यक्त भी नहीं कर सकते, खासकर महिलाएं। तो ग्रामीण महिलाएं, हो सकता है वो दलित वर्ग से हों, ज़्यादा होता है वहाँ, और उन्हें कई तरीके के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, बस मैं जानता नहीं, क्योंकि वहाँ ही ज़्यादा होता है। तो वो सब जो उनको बुरे अनुभव हुए, जिनका ना निदान हो पाया ना समाधान हो पाया, वो सब बुरे अनुभव मन में जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। और अशिक्षा के कारण ये समझ में भी नहीं आता कि ये सब जमा हो रहे हैं। उत्पीड़न के कारण जमा होते हैं और अशिक्षा के कारण पता भी नहीं चलता कि ये सब जमा हो रहे हैं। अब मनोविज्ञान में उन्होंने कोई शिक्षा तो पाई नहीं है, तो ये सब जो मन में जमा हो रहा है, तमाम तरीके के कष्ट, दमन, उत्पीड़न, कुंठित कामनाएं, ये सब फिर अभिव्यक्ति मांगते हैं, और इनको अभिव्यक्ति मिलती है इन सब प्रचलित तरीकों से। उदाहरण के लिए, एक महिला है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि इस विशिष्ट मामले में क्या हुआ था, मैं सिर्फ एक सामान्य जनरल बात कह रहा हूं। उदाहरण के लिए, एक महिला है जिसको मुंह ही खोलने की आज़ादी नहीं है और वो लातों पर रखी जाती है। घर में एक महिला है जिसे मुंह खोलने तक की आज़ादी नहीं है, और दिन भर वो काम करती है, कोई उसको सम्मान नहीं देता। काम वो दिन भर करती है, इज्जत उसे कोई नहीं देता। दो बातें समझिएगा, उसे मुंह नहीं खोलने को मिलता, पर्दा खूब है जहां वो रहती है, उस क्षेत्र में, उस समुदाय में, तो पर्दा करती है खूब, मुंह खोलने को नहीं मिलता, पर्दा खूब करती है, और तीसरी चीज, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। यही अगर वो कह दे कि उसको प्रेत बाधा आ गई है, तो वो घर के बाहर आ जाएगी, वो गांव में बिल्कुल चौपाल पर आकर के पर्दा उतार के बाल खोल करके नाचेगी और जोर जोर से चिल्लाएगी, और गांव के जितने इज्जतदार लोग हैं उन पर थूकेगी भी, उन्हें थप्पड़ भी मारेगी, तब भी वो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। देखो, जो दमन की तीनों निशानियां थीं, उन तीनों का उसने इस उपद्रव के द्वारा उपचार करना चाहा है कि मुझ पे भूत चढ़ा है तो मेरा पर्दा उतर गया। इसके अलावा उसका पर्दा उतर ही नहीं पाता था। अब किसी इंसान को तुम दिन रात पूरा तंबू के अंदर रखोगे तो वो कैसे जिएगा? अब पर्दा उतर गया। अब पर्दा क्या उतर गया? सब कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जिस महिला की कभी किसी ने आवाज नहीं सुनी थी, आज वो चिंघाड़ रही है, गरज रही है, और गांव के सब इज्जतदार बड़े बूढ़े पुरुषों के बीच में वो गरज रही है, और कोई उसे अब कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि प्रेत बाधा है। समझ में आ रही बात? और तीसरी बात, सब उसके सामने कैसे खड़े हैं? ऐसे। वो सब लोग जो उसे ठोकरों पे रखते थे, अभी उसके सामने कैसे खड़े हैं? ऐसे। तो उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था, इस तरीके से उसने उसका कुछ थोड़ा सा, हाँ, ये कोई उपचार है नहीं, ये कोई वैध उपचार नहीं है, पर ये एक तरह की प्रतिक्रिया है।
ये प्रतिक्रिया है। इसीलिए आप पाते हो कि महिलाओं को ज़्यादा होता है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होता है और अशिक्षित लोगों में ज़्यादा होता है। शोषण, अशिक्षा और दमन के विरुद्ध एक प्रकार का ये विद्रोह है। समझ रहे हैं बात? वो महिला महत्व पा जाती है ना, नहीं तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। यहां तक होता है भारत में गरीब परिवारों में, दलित परिवारों में लड़कियों की स्थिति इतनी खराब रहती है, लड़कियां गायब हो जाएं एफआईआर नहीं लिखवाते, तो चली गई, क्या फर्क पड़ता है। एक अभी कोई फिल्म ही आई थी शायद ओटीटी पर, वो इसी पे आधारित थी। उसमें विशेषकर दलित लड़कियों की बात थी। वो जाती रहती थी, माँ बाप कहते थे उसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन जब उस पर प्रेत बाधा आ जाती है तो उसका भारी महत्व हो जाता है कि नहीं? सब लोग आके उसको महत्व देने लगते हैं। अरे देखो देखो कुछ विशेष हो रहा है, देखो कुछ विशेष हो रहा है। तो जो कुछ जीवन में गलत मिला होता है और जो कुछ जीवन में नहीं मिला होता है, ये सब होता है उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर कि अच्छा मुझे बहुत बांध के रखते थे ना, मुझे बिल्कुल गाय बना रखा था, तो अब मेरा रूप देखो। अच्छा मुझे लाजवंती बना रखा था, मुझे मृदुभाषिणी बना रखा था, अब मैं गरज के बोलूंगी, गाली भी दूंगी, मुंह पे थूकूंगी तुम्हारे। ये सब वो हमेशा से करना चाहती थी, कर नहीं पाती थी। जब प्रेत बाधा आ जाती है तो कर ले जाती है। आप ये थोड़ी पाओगे कि किसी ऊंची प्रयोगशाला का कोई वैज्ञानिक जाकर के किसी जगह पे झूम रहा है कि मुझे प्रेत चढ़ गया है, ये थोड़ी पाओगे। या कोई गणितज्ञ या कोई प्रोफेसर, ये थोड़ी मिलेंगे आपको। जिन्होंने जीवन में बड़े दुख झेले होते हैं और शोषण, वही बेचारे इन सब चीजों में फंस जाते हैं। और अशिक्षा के कारण उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है कि उन्हें खुद ही लग रहा हो कि उन पर प्रेत चढ़ा है। ऑटो हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस जानते हो आप कुछ सोचना शुरू कर दो अपने बारे में, बहुत देर तक सोचो, क्योंकि वो सोचने में आपका स्वार्थ है। आपको सचमुच लगेगा कि आपको वैसा ही हो रहा है। अच्छा अब प्रयोग करके देखिए, 10 सेकंड तक आंख बंद करके पूरी जान लगा कल्पना करिए कि आपको चक्कर आ रहा है। करिए, आपको चक्कर आने लगेगा। आंख बंद करिए और कल्पना करिए कि आपको चक्कर आ रहा है, आपको सचमुच चक्कर आने लगेगा। तो आप अगर ये मानने पर उतारू ही हो जाओ कि कोई प्रेत आपके ऊपर चढ़ गया है, तो सचमुच आपको लगने लगेगा कि प्रेत चढ़ गया है। इन सब बातों का उपचार शिक्षा है। शिक्षा, न्याय, समृद्धि, समानता। बेंगलोर में ये आपको कम होता दिखेगा, न्यूयॉर्क सिटी में और कम होता दिखेगा, और आप जितना पिछड़े इलाकों में जाएंगे वहां ये उतना ज्यादा होता दिखेगा। या प्रेतात्माएं भी खासकर पिछड़े वर्गों को ही निशाना बनाती हैं, ये भी बड़ी अवसरवादी हैं। जाकर के वॉल स्ट्रीट के किसी ट्रेडर या बैंकर को क्यों नहीं तुम शिकार बनाती हैं अपना, भारतीय प्रेतात्माओं? मुस्लिम समुदाय में भी ये खूब है, क्योंकि अशिक्षा वहां भी जमकर है। वहां कुछ मामलों में तो हिंदुओं से ज्यादा भयंकर है स्थिति। कोड़ा लेके पीट रहे हैं और ये सब खूब चलता है। जिन्न और ये और वो 50 तरीके के वहां के थे। जब शिक्षा आती है तो ये सब अपने आप हट जाता है। ये सब बस इस बात के लक्षण हैं कि
भारत देश अपने नागरिकों को शिक्षा, सम्मान और समानता देने में असफल रहा है। आज अगर आप पाते हो कि हम रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वासी हैं, कट्टरता हम में बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों के पीछे भारतीय राज्य की विफलता है। 70-75 साल में अगर हमने अपने नागरिकों को सही शिक्षा दी होती और न्याय दिया होता और समानता दी होती, तो आज हम वो सब नहीं देख रहे होते जो हम देख रहे हैं, जो अंधविश्वास का और पागलपन का नंगा नाच चारों तरफ है। उन लोगों को दोष मत दीजिए जो नाच रहे हैं, उनको भी दोष मत दीजिए जो नचवा रहे हैं। दोष दीजिए शिक्षा की विफलता को। हम अशिक्षित हैं, इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। किसी के साथ इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है कि उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। इंसान और जानवर में कितना फर्क बचता है अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो, बोलिए। और भारत को अगर बचाना है और भारत को उठाना है, बदलना है, बस एक काम कर दो, एक पीढ़ी को तमीज की शिक्षा दे दो। मैं बार बार बोलता हूं, और 50 तरीके की बातें होती हैं, ये क्रांति करेंगे, ये नीति लगा देंगे, कोई जरूरत नहीं है। एक पीढ़ी चाहिए, 5 की उम्र से 25 की उम्र तक, 20 साल तक वो काबिल हाथों में आ जाए। एक पीढ़ी को सही शिक्षा दे दो, फिर देखो कि भारत का अभ्युदय होता है कि नहीं होता है। 20 साल लगेंगे बस, और 20 साल में विश्व के अग्रणी राष्ट्र के रूप में चमकेगा भारत, सिर्फ 20 साल में। और पूरे विश्व को सही दिशा दिखाएगा भारत। और ये जो युवा निकलेंगे ना सही शिक्षा के बाद, ये सड़क पे खड़े होकर बेरोजगारी का रोना नहीं रोएंगे, न ये बैठ जाएंगे कि सरकारी नौकरी, यूपीएससी की तैयारी। 5 से 25 में ऐसी इनको शिक्षा मिल जाए कि उसके बाद ये बाहर निकल के कहें हमें जिम्मेदारियां उठानी है, भीख नहीं मांगनी है कि हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि नौकरी दे दो। हम भिखारी नहीं है, हम रचयिता हैं। हम स्वयं रचेंगे देश को, और ये बिल्कुल संभव है। 25 की उम्र बहुत बड़ी होती है। मैं 25 का ही था जब अद्वैत लाइफ एजुकेशन पढ़ाना शुरू करा था मैंने। बहुत होती है 25 की उम्र। हर तरह का दोष मिट जाएगा। सब बीमारियों की जड़ अशिक्षा है, सब बीमारियां एक साथ हट जाएंगी। जी आचार्य जी, संतुष्टि हुई आचार्य जी। आप जो पढ़ाई लिखाई का कह रहे हैं उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि केवल किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं, दूसरे ज्ञान वाली पढ़ाई होना चाहिए। नहीं, किताबी भी जरूरी है। देखिए, क्योंकि आचार्य जी अभी जिस प्रकार से बाबा चल रहे हैं, आज सुबह कम्युनिटी पे भी ट्रेंड चल रहे हैं जो बाबा जी, पंजाब में भी कोई है, यहाँ उत्तर प्रदेश में सब चल रहे हैं। इनके कारण पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, वो नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, काबिल हाथों में 20 साल के लिए शिक्षा दे दो बस। ये काहे के पढ़े लिखे हैं? फर्जी 35% करके कोई 10वीं पास है, कोई नकल करके 12वीं पास है, किसी ने यूं ही कहीं छोटे मोटे कॉलेज से बीए बीकॉम कुछ कर लिया। ये पढ़े लिखे किस दृष्टि से हैं? बीटेक करके बैठे हैं, सॉफ्टवेयर वाले हैं बेंगलोर में, वो यहाँ पे अंगूठियां पहन के घूम रहे हैं। ये पढ़े लिखे थोड़ी हैं। ये जो हमारी शिक्षा है कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा को आमूलचूल बदलना पड़ेगा। शिक्षा में बहुत चीजें डालनी पड़ेंगी। अभी तो शिक्षा के नाम पे मजाक है, ये कोई शिक्षा है? जो देखिए अभी तो हालत ये, जो अनपढ़ है वो तो है ही अशिक्षित, जो शिक्षित है वो भी अशिक्षित है। जिसको साक्षरता आ गई है ना वो भी अशिक्षित ही है। वो बस अनपढ़ नहीं रहा, आपकी पढ़ तो सकता है पर पढ़ने का अर्थ क्या करना उसको पता नहीं। और पढ़ाई के नाम पे क्या बता दिया, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इससे तुम शिक्षित हो गए क्या? तुम्हें क्या पता है?
न तुम समाजशास्त्र जानते, न दर्शन शास्त्र जानते, न संविधान जानते, न मनोविज्ञान जानते। 4 साल तुमने मैकेनिकल कुछ करके पास कर लिया और कहीं पे जाके तुम्हारी नौकरी लग गई, इससे तुम शिक्षित थोड़ी हो गए हो। बीए बीकॉम वालों को नहीं, बीटेक वालों को भी बोल रहा हूं, शिक्षित थोड़ी हैं ये। अभी तो हम बहुत सस्ते में सर्टिफिकेट दे दिया करते हैं, डिग्री दे दी है, बांट दिया। पीएचडी वाले घूम रहे हैं जिनको अ का अ और ब का ब नहीं पता। तो ऐसे लोग जाकर के बाबाओं के आगे अगर माथा रगड़ें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। और तभी मैं कह रहा हूं कि पूरी एक पीढ़ी चाहिए, 20 साल चाहिए। और 20 साल में सब कुछ बदल जाएगा। सड़कें बदल जाएंगी, इमारतें बदल जाएंगी, सब कॉरपोरेशंस बदल जाएंगे, संसद बदल जाएगी, परिवार बदल जाएंगे, समाज बदल जाएगा। ये तो हम यूं ही थोड़ा बहुत कोई कुछ पढ़ लेता है, कुल हम उतनी पढ़ाई कराते हैं जितने में दिन के कोई अगर आधा घंटा भी लगा रहा है औसतन तो भी पास हो जाए। बहुत लोग तो शायद उतना भी नहीं लगाते होते, पास हो जाते हैं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि दिन में 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन, साल भर, तब जाकर के तुम उसको निकाल सकते हो। सस्ती चीज थोड़ी होती है। यही युवा हैं, ये बिना पढ़े पास हो रहे हैं, इसीलिए इनके पास तमाम तरह के उपद्रव और विध्वंस के लिए इतना समय है। कैंपस पॉलिटिक्स देखिए, कर क्या रहे होते हैं वो? इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पास होने के लिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप 10वीं में ही उनको दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे हो। क्यों नहीं पढ़ सकता वो? बहुत होती है 15-16 साल की उम्र। पर हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ तो और कम करा जा रहा है सिलेबस को, ये बोल के कि बेचारे नन्हे नन्हे नुन्नुओं पे बोझ ज्यादा पड़ रहा है। अरे उसको पढ़ाओगे नहीं तो जानवर ही रह जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10वीं तक बहुत आरंभिक स्तर का आप विज्ञान पढ़ा रहे हो? 20 की उम्र तक विज्ञान सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। लाइफ एजुकेशन 25 की उम्र तक कंपलसरी होनी चाहिए। साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़े बिना किसी को ग्रेजुएशन डिग्री मिलनी ही नहीं चाहिए। यहां तो आईआईटी वगैरह से लोग बीटेक करके बैठे होते हैं, उनसे पूछो उन्होंने जिंदगी में 2 किताबें नहीं पढ़ी होती। अपने सिलेबस से बाहर उन्हें कख का नहीं पता होता। और सिलेबस में पास होने के लिए कितनी मेहनत लगती है आप जानते ही हैं। फेल होने के लिए मेहनत लगती है। फेल होके दिखाओ, बहुत मुश्किल है, सब पास हो जाते हैं। भारत की 1% आबादी भी शिक्षित नहीं है। इसलिए हमारी न्याय व्यवस्था वैसी है जैसी है, हमारा समाज वैसा है, हमारी संसद वैसी है, हमारे बाजार ऐसे हैं, हमारे परिवार ऐसे हैं। 1% लोग भी भारत में सचमुच पढ़े लिखे नहीं है। लोगों से पूछो कुल मिलाकर के कितनी किताबें पढ़ी हैं जिंदगी में। 1% से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने 100 किताबें पढ़ी हों। और 100 किताबें भी नहीं पढ़ी हैं आपने, आप किस दृष्टि से अपने आप को शिक्षित बोल रहे हो? मैं कोई बहुत ऊंची बात नहीं कर रहा हूं। लोग कई अभी जब सुनेंगे, आप नहीं कहेंगे पर जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो लोग कहेंगे ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, इतना पढ़ेगा तो मर जाएगा बच्चा। वो कहते हैं ना, ताऊ बच्चे की जान लोगे क्या? मैं उसे इंसान का बच्चा बनाना चाहता हूं। तुमने जानवर का बच्चा पैदा किया है। पैदा सब जानवर होते हैं, उसे इंसान बनाना पड़ेगा। और इंसान बनना छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। लॉजिक नहीं आता लोगों को, लोगों के वक्तव्य पढ़ो ना। कई बार तो किताबों में वक्तव्य पढ़ो। आज भी तो लोग किताबें लिखते हैं, उसमें पढ़ो, तुम कहोगे इसमें बताओ तर्क क्या है। उन्हें नहीं पता तर्क। या टीवी पर बहस हो रही होगी या एंकर्स कुछ बोल रहे होंगे, वहां तुम सुनो, पूछो ये जो आपने बोला, आपने 3 बातें बोली अ ब स, इन तीनों में आपस में कोई संगति है?
उसे खुद ही नहीं पता कि संगति नहीं, क्योंकि उसने लॉजिक पढ़ा ही नहीं है। और लॉजिक अपने आप में पूरा एक क्षेत्र होता है भाई, वो पढ़ाया ही नहीं गया। कि एक साधारण सी बात बोल दो, कुछ लोगों को लगेगा कितनी बड़ी बात बोल दी, क्या क्या बात बोल दी, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, गजब क्या बोल दिया, ऑल ए इज बी बट दैट डज नॉट मीन दैट ऑल बी इज ए। कितनी ऊंची बात बोल दी, ये एबीसी है लॉजिक का, पर नहीं पता। बहुत सारे लोगों के लिए इफ ऑल ए इज बी देन ऑल बी इज ए, लोगों के लिए चलता है ये। और ये मैं बिल्कुल नर्सरी के स्तर के लॉजिक की बात कर रहा हूं। क्षमा कीजिए आचार्य जी, लेकिन मैं इसे देखने में आता हूं कि चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन उसको एक थोड़ी सी शंका भी अगर डाल दी जाती है तो सारा रायता फैल जाता है। अब मैं इंदौर में एक मनोचिकित्सक हैं, 22 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ के जितने भी ऐसे बाधा वाले केस है उनको ही भेज देता था और वो दवा देते, वो अच्छे भी हो जाते थे लोग। अभी वो दर्शन करने गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे मंदिर के, वहाँ बाबा जी ने उनको बुलाया और पर्चा लिख दिया, उनको बुला करके ही, हजारों लोगों में से बुला करके पर्चा लिख दिया। उसमें लिख दिया कि तुम्हारे घर में कोई ने तंत्र करके रखा और तुम्हारा वहाँ ऐसा होता है। तो जो 2-3 लक्षण उन्होंने बताए वो तो नॉर्मल है, सभी के घर में होते हैं, लेकिन उनको बता दिया कि तुम्हारे वहाँ ये घर में ये सारी चीज तंत्र के कारण हो रही। अब जब मैं उनको यहाँ से भेज रहा हूँ अच्छा करने के लिए, वो दवा दे करके उनको अच्छा कर भी रहे, अब वो डॉक्टर मेरे पास में आ गए कि घर में कुछ पूजा कर दो। देखिए फिर समझिए, डिग्री बहुत सस्ती बिकती है भारत में, और शिक्षण के क्षेत्र में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो बेस्ट टैलेंट है, सबसे अच्छी प्रतिभा, वो नहीं जाती। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, वहां जो सबसे अच्छे लोग हैं वो चुनते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और रिसर्च करना। और भारत में अभी भी ऐसा बहुत होता है कि कहीं और नौकरी नहीं मिल रही तो टीचर बन जाओ। तो उसमें से कैसे फिर छात्र निकलेंगे? हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत सस्ते में हो जाती है। एक बात और है, कितना भी शिक्षित कर लो, व्यक्ति पर माहौल का असर पड़ता है ना। आप हो सकता है साइकोलॉजी पढ़े हो, पर आपके घर में 5 और हैं अशिक्षित लोग, तो उनका तो आप पे असर पड़ जाता है ना। तो हमें पूरा एक शिक्षित समाज, पूरी एक शिक्षित पीढ़ी चाहिए, पूरी एक पीढ़ी चाहिए। नहीं तो 1% तो लोग अभी भी शिक्षित है लोग, उन 1% से कुछ नहीं होता। हमें नेटवर्क ही एक बनाना पड़ेगा जहां एक आदमी अगर गिर भी रहा हो तो दूसरे उसको संभाल ले। एक आदमी के भीतर अगर अंधविश्वास का पौधा उगने लगे तो दूसरे आकर उसको उखाड़ दें। पूरी पीढ़ी चाहिए, कोई इलाज नहीं है इसका। जब मैं शिक्षा कह रहा हूं तो उसमें आध्यात्मिक शिक्षा शामिल है, लाइफ एजुकेशन बोला मैंने। दुनिया कैसी है वो भी जानना है, और भीतर हम कैसे चलते हैं वो भी जानना, ये दोनों बातें। कक्षा 5 या 6 के, या शायद उससे भी पहले, लाइफ एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। ये दोनों चीजें अब साथ साथ चलती हैं ना। जब आपने फिजिक्स भी पढ़ी होती है और मेटाफिजिक्स भी पढ़ी होती है, देखते हैं कौन आके आपको बेवकूफ बना लेगा। कुछ नहीं बचा सकता भारत को, न भारत बढ़ पाएगा अगर भारत में शिक्षा का वही स्तर रह जाएगा जो है। जानते हो बाहर के देश भारत को कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ मीडिया कुछ भी प्रोपेगेंडा कर रहा हो कि भारत आगे बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भारत को अभी भी, बल्कि और ज्यादा अब दुनिया के बाकी देश देखते हैं लो वैल्यू बैकएंड के रूप में। बोलते हैं अपना क्लरिकल काम यहां करा लो। लो वैल्यू कामों के लिए लो वैल्यू लोग यहां मिल जाते हैं बहुत सारे। हाई क्वालिटी मैन पावर यहां थोड़ी मिलता है, और हाई क्वालिटी मैन पावर जो यहां थोड़ा बहुत होता भी है वो विदेश चला जाता है, क्योंकि उस हाई क्वालिटी मैन पावर के लिए यहां पर कोई उपयुक्त जगह नहीं होती। तो भारत क्या बन गया है? पूरे विश्व का डंप यार्ड बन गया है। एमएनसीज होती हैं, कोई बहुत
एकदम लोएस्ट वैल्यू का जो प्रोडक्ट लेके आई होती हैं, हाई एंड प्रोडक्ट जानते हो ना, ऐसे लो एंड प्रोडक्ट होते हैं। जो सबसे लो एंड प्रोडक्ट होता है वो सबसे पहले वो इंडिया में लॉन्च करके उसकी टेस्टिंग करते हैं कि यहीं के लोग हैं जो सस्ती चीज़ों के पीछे जाते हैं और इन्हें कोई अच्छी चीज़ दे दो तो ये वैसे भी उसको लेंगे नहीं। हम आईटी वगैरह की इतनी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की इतनी बात करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर का हाई एंड काम होता है भारत में? बिल्कुल भी नहीं। इंडियंस को अगर हाई एंड काम करना होता है तो फिर वो अब्रॉड जा करके दूसरी कंपनियां ज्वाइन करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आज भी भारत में न के बराबर है सॉफ्टवेयर में। और सर्विसेज में भी कौन सी सर्विसेज मिलती हैं? मेंटेनेंस, उसी के डॉलर आ जाते हैं और हम खूब खुश हो जाते हैं कि शाइनिंग सॉफ्टवेयर, आईटी इज अवर सनराइज सेक्टर। और बीपीओ में खुश हो जाते हैं, केपीओ में खुश हो जाते हैं। ये सब अशिक्षा की निशानियां हैं। बाहर के ब्रांड्स भी यहां आते हैं। आपको क्या लगता है भारत में वही माल बेच रहे हैं जो वो अपने देशों में बेच रहे हैं? एडिडास या नाइकी के जो जूते आपको यहां पे मिलते हैं ना स्टोर रूम्स में, वो जूते वहां नहीं है बाहर। पूरे विश्व की छोड़न छाड़न और कचरा वो यहां फेंक देते हैं और हम लोग उसको भी लपक लेते हैं क्योंकि हमारे माल से वो भी बेहतर होता है, हमारे स्तर से हमें वो भी बेहतर लगता है, होता है बेहतर। ये हमारा स्तर है। और करे तो करे, हम विदेशियों को इसमें दोष भी नहीं दे सकते, वो करे तो करे क्या? वो यहां पर आकर के कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आए तो भारतीय क्या उसकी कदर करेंगे? टेस्ला आया अभी तक भारत में और चीन सबसे बड़ा बाजार है टेस्ला का। शिक्षा, भारत भी लगभग उसी समय आजाद हुआ था जिस समय बहुत सारे अन्य देशों को आजादी मिली थी। कुछ देश सीधे सीधे गुलाम थे, कुछ सिर्फ कॉलोनाइज थे, पूरी तरह गुलाम नहीं थे। चीन, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब हमारे साथ ही साथ तो हुए थे ना आजाद। फिलीपींस, उन्नीस 1950 का सिंगापुर और हांगकांग देख लो और आज का देख लो। चीन को भी देख लो, कोरिया की तो क्या ही बात करें। और जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय जापान भी बुरी तरह तबाह था, यह भी जानते हो। वो इतना आगे कैसे निकल गए? एक अंतर, शिक्षा। उन्होंने कहा हम तबाह हैं, हम गरीब हैं, हम बेहतर होने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पर देंगे। भारत ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, भारतीयों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा में हमने कुछ बहुत ऊंचे संस्थान बनाए पर वो सब हायर एजुकेशन के थे। आम आदमी की जो शिक्षा होती है ना, उस पर हमने नहीं ध्यान दिया। आज भी हम जब हम कहते हैं कि 70-75% भारत में साक्षरता आ गई है, जानते हो किसको साक्षर मान लेते हैं हम? वो जाकर के ऐसे बस लिख दे रूपा, वो भी कई बार उसका पति उससे हाथ पकड़ के लिखवा रहा होता है और साल में एक बार उसको लिखना होता है जब बैंक से कुछ निकलवाना या कुछ है, तब जाके वहां पे उसे हस्ताक्षर करने। इतना वो लिख दो, उसको हम मान लेते हैं ये हो सक। 1% आबादी हमारी नहीं ठीक से शिक्षित है। सिंगापुर ऐसे ही नहीं है, या कोरिया या फिलीपींस, कोई वजह है। सबने एक बहुत मौलिक बात समझी कि राष्ट्र माने राष्ट्र के लोग, और राष्ट्र के लोग ही अगर अनपढ़ है तो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ जाएगा? ये सब जो आप बवाल बता रहे हो, ये जाके आप जापान में करके दिखाओ, वहां होता होगा ये सब।
कि जापानियों को प्रेतात्मा चढ़ी है और एक जापानी बाबा जी वहां जरूरत पड़ती होगी? कभी सोचते क्यों नहीं? सारी प्रेत बाधा का सबसे अच्छा इलाज है कखग, ये मंत्र है। और तगड़ी शिक्षा चाहिए, कड़ी शिक्षा, वो वाली नहीं कि पास हो गया बस नुन्नू। मैं कहता हूं 70% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, तभी 25 साल कह रहा हूं। और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए एक क्लास को फेल होकर दोहराने में। 65% भी आ जाए तो दोहराओ। 65% पे आगे क्यों बढ़ जाओ? 65% का मतलब है 35% अभी समझ में नहीं आया ना। नहीं आया तो अभी समझो। जब तक 70 नहीं पार कर जाते, कम से कम 70 तब तक करो। कोई बस आगे थोड़ी बढ़ जाना है, हमें सचमुच समझना है, हम जानना चाहते हैं, हमारी ज्ञान की अभीप्सा है भाई। हम आगे थोड़ी बढ़ जाना चाहते हैं। 8वीं में था, 9वीं में आ गया, अब ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। आंकड़े और डिग्रियां थोड़ी इकट्ठी करनी है, हमें सचमुच जानना समझना है। तो 70% से कम में आगे नहीं बढ़ेंगे हम। होने तो फेल 10 बार, वो दूसरी क्लास में फेल हो। घूम रहे हैं नौजवान कक्षा 3 में, अच्छी बात है। 18 साल वाले घूमो। 30 साल में पढ़ के निकलो, 35 साल में पढ़ के निकलो, पर जब निकलो तो इंसान बन के निकलो। हमें जानवर नहीं चाहिए समाज में। और शिक्षा, एक बात और है इसमें, जब मैंने कहा निकलो तो मैंने ये मत सोच लीजिएगा कि निकल गए अब मतलब पिंड छूटा। शिक्षा देश की सबसे प्रमुख गतिविधि होनी चाहिए। आपको जो डिग्री मिली है, हर 5 साल में उसका लाइसेंस आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि आप कह रहे हो कि साइकोलॉजी पढ़ ली, जब पढ़ी थी तब मिल गया था, अब तुम्हें कुछ पता है, दोबारा परीक्षा होगी। लर्निंग हैज टू बी अ लाइफ लॉन्ग अफेयर। रोज पढ़ो। हमें एक ज्ञान आधारित समाज चाहिए। यह थोड़ी था कि 21 की उम्र में इंजीनियरिंग कर ली थी और डिग्री उम्र भर के लिए मिल गई, फिर से परीक्षा होगी। पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारी चीजें आप क्या कराने जाते हो? रिन्यू कराने जाते हो ना। तो वैसे ही शिक्षा में जो डिग्री मिली है वो भी जाओ रिन्यू करा के आओ। जीवन भर पढ़ो, आखिरी सांस तक पढ़ो। जन्म किस लिए मिला है? ज्ञान के लिए ही तो, लगातार सीखने के लिए। लर्निंग इज द पर्पस ऑफ लाइफ। और किस लिए पैदा हुए हो? पढ़ नहीं सकते तो जी क्यों रहे हो? एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी चाहिए। फिर देखना भारत कैसा निखर के चमक के सामने आता है। कोई कहीं भी काम कर रहा हो, हर सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य होना चाहिए महीने में कम से कम 1 किताब पढ़नी है, और उसके बाद उस पर वाइवा होगा आपका। नहीं तो ना अप्रेजल मिलेगा बढ़िया, ना प्रमोशन होगा। दस 20% की वेटेज कम से कम लर्निंग को मिलनी चाहिए। नया क्या सीखा इस महीने? नया क्या सीखा बताओ। और नियम होना चाहिए कि अगर सच्चे तरीके से शिक्षित नहीं हो तो संसद में प्रवेश नहीं पा सकते। पहले की बात अलग थी, तब शिक्षा के अवसर नहीं थे उपलब्ध। शिक्षा के जब अवसर उपलब्ध पूरी तरह करा दिए जाएं, और मुफ्त होनी चाहिए शिक्षा, मुफ्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं, उसके बाद भी अगर कोई शिक्षा ग्रहण ना करे तो उसको हमारा प्रतिनिधि या नेता बनने का क्या हक है? और कैसे वो हमारा नेतृत्व या प्रतिनिधित्व कर लेगा जब उसे कुछ पता ही नहीं? एक फिल्म आई थी शूल, तो उसमें वो असेंबली के भीतर एक चिल्लाता है, शायद उसमें बिहार असेंबली दिखा रहे थे, कि ये नहीं चलेगी नाइंसाफी। नदी पर बांध बना दिया होता है, बोलते तुमने हमारे पानी से बिजली निकाल ली है, हमारे पानी में अब दम नहीं बचा।
बोले पानी से बिजली तो निकाल ली तुमने, तो ये पानी अब ओजहीन तेजहीन हो गया है, ये नहीं चलेगी ना इंसाफी। ऐसों को तो कैसे हम घुसने दें अपनी संसदों में? बोलो, ये हमारे भाग्य विधाता बनेंगे? लेकिन ऐसा नियम कि ऐसे लोग संसद में नहीं घुस सकते, वो तभी बन सकता है जब पहले 20 साल तक पूरी एक पीढ़ी को ठीक किया जाए। आपको एक काम देता हूं, कोई उपद्रव देखिएगा अपने चारों ओर होता हुआ, घर में, मोहल्ले में, शहर में, प्रांत में या राष्ट्र में, या फिर पूरे विश्व में, कहीं भी, कुछ भी, कहीं पे कोई उपद्रव होते देखिएगा, अपने आप से पूछिएगा, अगर ये लोग शिक्षित होते तो क्या ये करते? शिक्षित माने सही अर्थों में शिक्षित, डिग्री वाले शिक्षित नहीं, बस कहीं कोई उपद्रव होते देखिएगा, पति पत्नी की लड़ाई से शुरू होकर के अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयों तक, अगर ये लोग सही में शिक्षित होते तो क्या ये करते जो ये कर रहे हैं? अभी बहुत लोग जब इसको सुनेंगे तो कहेंगे, अरे बाबू, किताबी ज्ञान से जिंदगी नहीं चलती, पति पत्नी का रिश्ता तो जज्बात का होता है। दादा, किससे जिंदगी चलती है ये जानने के लिए किताब पढ़नी पड़ती है, पढ़ो तो पता चले कुछ। किताब सिर्फ किताब नहीं होती, किसी ने अपनी उम्र भर का ज्ञान उड़ेला होता है उसमें, किसी ने अपनी पूरी साधना उन पन्नों में छाप दी होती है। किताब तो ऐसे कहते हो जैसे बस कागज है, तो कागज नहीं होता, वो मशाल होती है। किताब शब्द के लिए ही हमारी लोक भाषा में अपमान का स्वर आ गया है, किताबी आदमी। और ज्ञान तो बिल्कुल गाली बन गया है, ये आ गए ज्ञान पेलू। ज्ञान अपने पास रख। ज्ञान मैं अपने पास रखूंगा तो तुम तो जानवर हो फिर, क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं तो जानवर है। किताब को और ज्ञान को वो सम्मान देना होगा जिसके वो अधिकारी हैं। हमें मंदिरों में ग्रंथ चाहिए, हमें मंदिरों में ज्ञान चाहिए, और जहां ग्रंथ हो वही जगह मंदिर है। जो जगह किताब की हो उस जगह से ज्यादा सम्मान की कोई जगह नहीं है। हमें अपने स्कूलों को, कॉलेजों को और लाइब्रेरीज को मंदिर जितनी इज्जत देना शुरू करना होगा, और देश की श्रेष्ठतम प्रतिभा को हमें शिक्षण के काम में लाना पड़ेगा। नहीं तो ये सब चलता रहेगा। अभाग भारत का कि पूरी दुनिया कहां को जा रही है और हम यही जादू टोना अंधविश्वास, क्या दुर्भाग्य है मेरे देश का। धन्यवाद आचार्य। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधु, सो साधु कोई एक। मन को मारूं पटक के, टूक टूक होए जाए। मन को मारूं पटक के, टूक टूक होए जाए। विष की क्यारी बोए के, अब काहे पछताए रे साधु, अब काहे पछताए। माया दोए प्रकार की, जो कोई
कोई जाने खाए। माया तो ए प्रकार की जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए रे साधो, एक नरक ले जाए। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश रे साधो, ता ठग को आदेश। सबसे पहले तो मैं फाउंडेशन को हार्दिक और आत्मिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज 2024 में ये जो सत्संगति चल रही है, संतों का ये जो संगति चल रही है, जरूरी नहीं है हमने भगवा कपड़े पहने हों, लेकिन जो सत्य के साथ जो हम रह रहे हैं, आचार्य जी के रूप में हमें जो गाइडलाइन मिल रही हैं, अपने भीतर के हम बंधनों को देख रहे हैं और ग्रंथियों को देख रहे हैं, कुंठाओं को देख रहे हैं, ये उन्होंने जो हमें जो नजरिया दिया है, उसके लिए आचार्य जी को शत शत नमन है, मेरा दिल से प्रणाम है। मेरा नाम योगेश्वर दयाल शर्मा है। दिल्ली जल बोर्ड में मैं एक छोटा सा ऑफिसर हूँ, जोनल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मन मरे तो हम मरे, मन मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। मन मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। साचे गुरु का बाल का मरे ना मारा जाए कबीरा, मरे ना मारा जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।